मैं डॉक्टर सुभाष संझा, सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट, मिथिला हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी क्लिनिक पटना। आज क्रोनिक माइलाइल ल्यूकेमिया क्या है, उसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की एक्यूट माइलाइल ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलाइल ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलाइल ल्यूकेमिया आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक्यूट माइलाइल ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट आईसीयू में होता है। क्रोनिक माइलाइल ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस पर होता है। तो क्यों ओपीडी बेसिस पर होता है, वो क्यों उससे इतना डिफरेंट है? तो इस बीमारी का ऐसा स्वभाव है, प्रेजेंटेशन, उसकी जो ड्रग यूज किया जाता है उसके कारण ये फर्क हो पाता है। क्रोनिक माइलाइल ल्यूकेमिया के पेशेंट में लक्षण धीरे धीरे आता है, प्रायः साल 2 साल के बाद आता है। स्प्लीन का साइज अब बहुत बढ़ जाता है, कितने बार नाभि के पास आ जाता है। उस समय पेशेंट को महसूस होता है एब्डोमिनल फुलनेस, पेट फुला रहता है, कहता थोड़ा खाने के बाद और खाने का मन नहीं करता है, गैस का फॉर्मेशन होता है, कब्ज होता है। इस तरह की जो लक्षण हो तो ये क्रोनिक माइलाइल ल्यूकेमिया का हो सकता है। दूसरा होता है कि इस तरह के पेशेंट जब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या तो किसी और बीमारी के लिए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसका जब सीबीसी जांच कराया जाता है तो उस परिस्थिति में देखा जाएगा काउंट टीएलसी जो काउंट होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 50,000 से ऊपर रहता है, प्रायः 1 लाख से ऊपर पाया जाता है। तो इस परिस्थिति में इस तरह के पेशेंटों को हेमेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और जब उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, बोन मैरो और बीसीआर एवियल ट्रांसक्रिप्शन स्टडी किया जाता है। तो इस तरह के तीनों जांच से इसका डायग्नोसिस हो पाता है कि ये केस है क्रोनिक माइलाइल ल्यूकेमिया है। तब इसमें फेजिंग किया जाता है, ये क्रोनिक फेज में है, एक्सीलरेटेड फेज में है या ब्लास्ट क्राइसिस। तो प्रायः जो प्रेजेंटेशन होता है 90% में वो क्रोनिक फेज में होता है। और क्रोनिक फेज में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसानी से सस्ते दवा के थ्रू, एक दवा के थ्रू किया जा सकता है। इसीलिए एक्यूट माइलाइल ल्यूकेमिया से इतना डिफरेंट अलग है। तो इस तरह की बीमारी में हम लोग पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, इससे पता लग जाता है कि सीएमएल क्रोनिक फेज है, एक्सीलरेटिव है या ब्लास्ट क्राइसिस। दूसरा बीसीआर एवियल ट्रांसक्रिप्शन स्टडी बहुत ही अनिवार्य है, इससे परसेंटेज लगता है कि कितना म्यूटेशन हुआ है और उसका परसेंटेज से ये पता लगता है कि बीमारी की सीवियरिटी क्या है। तो इस तरह से बीसीआर एवियल का परसेंटेज किसी में 30, 40, 50, 10, 5 जो भी होता है तो उस बेसलाइन के आधार पर फिर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और ट्रीटमेंट के लिए एक सिंगल ड्रग थेरेपी है इमेटिनिब। हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में 1 महीना तक यूरिक एसिड घटाने वाली दवा, पानी की 3-4 लीटर पानी पीने का भी सलाह दिया जाता है। तो इस तरह से जो इमेटिनिब ड्रग है सो सिंगल ड्रग थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। तो इमेटिनिब एक गोली प्रायः 1 गोली रोज़ खाना पड़ता है और इस तरह से 1 गोली रोज़ खाने से ही उसका ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस पर शुरू हो जाता है। फिर हम लोग 3 से 6 महीना पर उसका बोन मैरो और बीसीआर एवियल करवाते हैं और उससे पता लगता है कि अब उसके शरीर में बेसोफिल का परसेंटेज या ब्लास्ट का परसेंटेज या माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट का परसेंटेज बोन मैरो या पेरिफेरल में कितना बचा है और बीसीआर एवियल ट्रांसक्रिप्ट है वो उसका परसेंटेज कितना है। क्योंकि 1 महीना के अंदर में प्रायः टीएलसी काउंट नॉर्मल हो जाता है, फिर हम लोग टीएलसी काउंट भी रेगुलर कराते हैं मंथली बेसिस पे। लेकिन सबसे फॉलोअप में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो बीसीआर एवियल ट्रांसक्रिप्शनल स्टडी है। इससे ट्रांसक्रिप्ट का परसेंटेज पता लगता है और ये परसेंटेज जब पता लगता है तो उस बेसलाइन के आधार पर हम 3 या 6 महीना के बाद जो बीसीआर एवियल लेवल कराते थे देखते उस परसेंटेज इस परसेंटेज में कितना डिफरेंस होता है। तो इस तरह से ये परसेंटेज लेस देन 1% हो जाता है। हमारा टारगेट है 0%।
जब 0% हो तब भी हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी इमेटिनिब को देते हैं, और 5 साल तक तो देना ही है। और 5 साल के बाद अगर सस्टेन 0% है तब हम लोग विचार कर सकते हैं कि पेशेंट को ड्रग ऑफ किया जाए, उसका दवा इमेटिनिब बंद किया जाए। लेकिन इस दरमियान जो 5-10% बीमारी जो एक्सीडेटेड फेज में या ब्लास्ट क्राइसिस में जाता है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि ड्रग कंप्लायंस, क्योंकि ड्रग ज़िंदगी भर लंबी पीरियड तक खाना है, रोज़ खाना है, तो ये प्रायः देखा गया कि पेशेंट जब समझता है कि मेरे स्क्रीन में सूजन ख़त्म हो गया है, हमारा BCR-ABL परसेंटेज 0 है या CBC काउंट प्राय नॉर्मल आ रहा है, तो इस परिस्थिति को सोच के कि ये हमारा बीमारी क्योर हो गया है, तो वो दवा डेली नहीं खाता है, कभी कभी खाता कभी नहीं खाता। इस तरह से करने से इमेटिनिब रेजिस्टेंस म्यूटेशन के कारण होने लगता है, और ये म्यूटेशन के कारण जब हो जाता है तो बीमारी जो है सो हम लोग को सेकेंड थर्ड लाइन ड्रग की तरफ जाना पड़ता है। दैट ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव एज इमेटिनिब। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ ए बेस्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट ड्रग इज़ ए बेस्ट ड्रग। इस कंसेप्ट को लेके प्रॉपर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है पेशेंट और उसके अटेंडेंट को, साथी को, और इस तरह से जो ड्रग कंप्लायंस बेहतर हो तो बेस्ट इलाज आउटकम आने की संभावना होती है। और इस तरह से ये काउंसलिंग और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि इसकी कैसे डायग्नोसिस किया जाए, और स्पेशली ड्रग कैसे रेगुलर किया जाए, क्योंकि एक बार ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए या बीमारी का फेज एक्सीलेटेड और ब्लास्ट क्राइसिस में जाने लगे तो फिर बीमारी को कंट्रोल करना, क्योर करना, उसको रेमिशन में लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मेरा अंततः यही कहना है कि CML की इलाज बहुत इजी है, सस्ता है, लेकिन इसका दवा रेगुलर खाने की ज़रूरत है ताकि ये बीमारी कंट्रोल में रहे और क्योर होने की स्थिति में रहे, और बीमारी जो अपना फेज ना चेंज करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।